हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो आज हम अपनी क्लास में असेसमेंट फॉर लर्निंग में पढ़ने जा रहे हैं मूल्यांकन और आकलन के सिद्धांतों के बारे में। तो ये है हमारा यूनिट फर्स्ट का सेकंड पार्ट, जिसमें हमें सिद्धांत पढ़ने हैं मूल्यांकन या आकलन के। अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सिद्धांत क्या होते हैं। तो बच्चों, सिद्धांत होते हैं वो बातें जिन्हें हम ध्यान में रखते हैं या उन बातों की जिन्हें हमने पालना करनी होती है, वो काम करने के दौरान वो कहलाते हैं सिद्धांत। ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे मूल्यांकन या आकलन के सिद्धांत पढ़ेंगे, तो इसका मतलब हमें ये ध्यान में रखना है इसके अंतर्गत कि मापन किया जाता है इन दोनों से पहले, फिर मूल्यांकन किया जाता है और फिर आकलन किया जाता है। तो इन तीनों को करने के दौरान हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है या किन किन आदर्शों की, किन किन सिद्धांतों की हमें पालना करनी होगी, इसके बारे में पढ़ना है। तो मैं आपको सिद्धांत पढ़ाने से पहले ये बताना चाहूँगी कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस किस तरह से काम करती है। वैसे तो हम फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत मापन, मूल्यांकन, आकलन, इन तीनों के कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं। तो हमें ये पता चल चुका है कि मापन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है, आकलन क्या होता है। लेकिन फिर भी जो विद्यार्थी आज ही जुड़े हैं, तो उन्हें मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगी, क्योंकि जब तक आपको इनकी प्रोसेस पता नहीं होगी तब तक आप इनको अच्छे से सीख नहीं सकते या इनको समझ नहीं सकते। इनको समझने के लिए इनकी प्रोसेस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे मापन होगा, उसके बाद मूल्यांकन होगा, और फिर होगा आकलन। तो विद्यार्थियों, हमारा जो टॉपिक है, हमने सिद्धांत पढ़ने हैं किसके? मूल्यांकन के और आकलन के। लेकिन यहाँ पे जब ये नाम लिख दिए मूल्यांकन और आकलन, तो इसका मतलब ये अपने आप ही इसमें आया हुआ है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमने यहाँ पे मापन की बात नहीं करनी। मापन की बात हमें करनी होगी, क्योंकि ये दोनों तभी होंगे जब ये होगा। तो ये दोनों डिपेंड करते हैं इस पर। तो मूल्यांकन और आकलन के किसी भी बिंदु की बात की जाए, कॉन्सेप्ट की बात की जाए, सिद्धांत की बात की जाए, प्रकार की बात की जाए, कोई भी बात होगी ना, तो उसमें मापन भी समाया हुआ है। हम मापन से ही मूल्यांकन तक पहुंचते हैं और मूल्यांकन से ही हम आकलन तक पहुंचते हैं। ठीक है। मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ पहले भी समझ आ गई थी और अब आपने क्या कर ली, उसकी पुनरावृत्ति कर ली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसके सिद्धांत पढ़ना। विद्यार्थियों, हमारा पहला सिद्धांत है निश्चितता का सिद्धांत। तो हमारा पहला सिद्धांत कौन सा है? निश्चितता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या किया जाता है? निश्चित किया जाता है। अब किस चीज को निश्चित किया जाता है? कि हमने मापन, मूल्यांकन, आकलन किसका करना है, उसकी निश्चितता को यहाँ पे किया जाता है, कि श्योर किया जाता है कि हम क्या जो है वो करने जा रहे हैं। यहाँ पे निश्चितता का मतलब हम जो मूल्यांकन करेंगे, जो आकलन करेंगे और जिसका करेंगे, वो वस्तु निश्चित होनी चाहिए। जैसे देखिए, क्लास में आपको अलग अलग टाइप्स के बच्चे मिलते हैं। आप एक शिक्षक हैं और आपने शिक्षक अपने आप को मानकर ही मापन, मूल्यांकन और आकलन को पढ़ना है और करना है। कल को टीचर बन करके, वैसे आप टीचर बन ही चुके हो, तो कल को टीचर बन के आप इसको कैसे अपनी क्लास में यूज़ करोगे, इसी के लिए तो सिलेबस में लगाया गया है कि आप कैसे मापन करोगे, कैसे मूल्यांकन करोगे, कैसे आकलन करोगे। क्योंकि एक शिक्षक को इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो आपकी क्लास में डिफरेंट टाइप्स के बच्चे होंगे, सबका जो है सीखने का स्केल, जो अधिगम करने की जो स्पीड है, वो अलग अलग होगी। तो यहाँ पे निश्चित करने का मतलब ये है कि हम किस चीज़ को चेक कर रहे हैं, हम किस चीज़ का मूल्यांकन कर रहे हैं, वो निश्चित होना चाहिए। क्योंकि बच्चे सभी डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। कोई भी दो बच्चे, इवन यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी एक जैसे नहीं होते हैं, आपको पता ही है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक का एटीट्यूड अलग होगा, प्रत्येक की लर्निंग करने की स्पीड अलग होगी, प्रत्येक बच्चा जो है अपनी एक अलग थिंकिंग रखेगा, अलग बिहेवियर रखेगा। तो इसका मतलब हम जब मूल्यांकन करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम मूल्यांकन किस चीज़ का कर रहे हैं। उस चीज़ को ध्यान में रख करके ही हमें इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना होगा। निश्चितता का सिद्धांत ये कहता है कि पहले निश्चित हो जाना चाहिए कि मापा किस चीज़ को जा रहा है।
आप यहीं पे समझ लो। मापन मूल्यांकन जब मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया तो मैंने आपको क्या बताया बच्चों कि मापा जाता है, जैसे हम किसी रेखा को मापते हैं, ठीक है, और या फिर कर सकते हैं दूरी को मापते हैं, तो हमें ये तो पता हो कि हम करने क्या जा रहे हैं, उसी के आधार पर ही फॉर्मूलाज लगेंगे, उसी के आधार पर ही हम इकाइयों का प्रयोग करेंगे। तो ये निश्चित होना ज़रूरी है कि हम मापन मूल्यांकन या आकलन किस चीज़ का करने जा रहे हैं। तो एक शिक्षक होने के नाते हमारा जो पहला स्टेप होता है, जो पहली बात होती है, जो हमें ध्यान रखनी होती है, वो ये है कि हम अपने माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले कि हम इस जो है इस विशेषता का, बच्चे की इस विशेषता या इस गुण का मापन मूल्यांकन करने जा रहे हैं, और उसके करने के दौरान हमारा जो फोकस है वो उसी पे ही रहेगा, हमारा ध्यान नहीं भटकना चाहिए। हम अगर एटीट्यूड को चेक कर रहे हैं, हम अगर बिहेवियर को चेक कर रहे हैं, अगर हम उसकी इंटेलिजेंसी को चेक कर रहे हैं, अगर हम उसकी पर्सनैलिटी को चेक कर रहे हैं, तो हमारा फोकस उसी पे ही रहना चाहिए, ना कि हम इधर उधर भटके, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो दूसरा सिद्धांत आता है वो है निरंतरता का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहते हैं? जब हमने मूल्यांकन की विशेषताएं देखी तो वहाँ पे हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, यानी मूल्यांकन जो है जीवन भर चलता रहता है, मूल्यांकन की प्रक्रिया कहीं भी रुकती नहीं है। और मैं आपको काफ़ी बार क्लास में बता चुकी हूँ कि हम अपने दैनिक जीवन में भी मूल्यांकन करते हैं। इवन यहाँ तक कि अगर हम किचन में चाय बनाते हैं तो मीठा चेक करते हैं, ठीक है। और चलो किचन से बाहर आ जाती हूँ, ये बात लड़कियों पे लागू कर देंगे लड़के, या हमारे जो बॉयज़ स्टूडेंट्स हैं वो ये कहेंगे कि किचन का उदाहरण दे दिया। तो अगर इससे भी आगे हम निकलना चाहें तो हमारे दैनिक जीवन में हम कितना कुछ डेली चेक करते हैं, ठीक है। इवन यहाँ तक कि हम अगर किसी पार्टी में जा रहे हैं तो तैयार होने के बाद जब आप आईने के सामने खड़े होकर के चेक करते हैं कि क्या आप कैसे लग रहे हैं, तो वो भी क्या है, वो मूल्यांकन ही तो है। तो यहाँ पे हमारे दैनिक जीवन में ये तो हो गई रोज़मर्रा की लाइफ। अब जैसे मैंने आपको बताया था, एक डॉक्टर क्या करता है, अपना जो पेशेंट है उसको मेडिसिन रेकमेंड करता है, उसको वो मेडिसिन देता है, और उसके बाद क्या करता है, उसको चेक करता है कि क्या जो मेडिसिन मैंने दी थी उससे इसको कोई रिलीफ मिला है या नहीं मिला। और वो क्या कर रहा है, वो अपने आप का मूल्यांकन कर रहा है, उसने उसको आज तक जो एक्सपीरियंस है या उसको जितनी नॉलेज है वो उसका मूल्यांकन कर रहा है कि मैं इस पेशेंट के, जब मेरे को पता चल गया कि इसको ये है, इसको ये बीमारी है, तो उसके अनुसार जो मैंने दवाई दी तो क्या वो काम की या नहीं की। और वो कैसे चेक करता है, जो पेशेंट में की हालत में सुधार हो रहा होता है, यानी उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है उसके शरीर में, उसको देख करके मूल्यांकन करता है अपना। तो ये मूल्यांकन क्या है, ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। ये तो हो गई हमारी दैनिक जीवन की बात। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जब हम शैक्षिक जगत में आते हैं बच्चों, तो यहाँ पे जब हम कहते हैं कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि FA1 होता है, FA2 होता है, फिर SA1 होता है, फिर FA3 होता है, FA4 होता है, और फिर SA2 होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद ही होगी। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि इसका मतलब क्या होगा। और मैंने आपको 3 टाइप के मूल्यांकन भी लास्ट क्लास में पढ़ाए हैं। कौन कौन से, मेरे साथ बोलेंगे आप? निदानात्मक मूल्यांकन, फिर रचनात्मक मूल्यांकन, और फिर संकलनात्मक मूल्यांकन। 3 प्रकार के मैंने मूल्यांकन आपको बताए हैं। इवन यहाँ तक कि मैंने आपको उदाहरण दिया था पाठ योजना का। आप सभी पाठ योजना बनाते हैं तो उसमें आप प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं। वो प्रस्तावना प्रश्न यानी आप क्लास में पहले दिन पढ़ाने गए, सेशन स्टार्ट हुआ है, पहली क्लास है आपकी, आप पाठ को योजना बना के गए, आप उसमें क्या बनाते हो, प्रस्ताव। आपके बीएड के पाठ्यक्रम में माइक्रो टीचिंग के अंदर प्रस्तावना जो है एक मुख्य स्किल है, यहाँ से ही हमारी माइक्रो टीचिंग शुरू होती है। हम ये माइक्रो टीचिंग में आपको ये स्किल क्यों सिखाते हैं, क्योंकि एक शिक्षक को ये जानना ज़रूरी है जब वो कक्षा में पढ़ाने के लिए जाए कि उसके विद्यार्थियों को पहले से कितना पता है और अब उसने अपने विद्यार्थियों को कितना आगे सिखाना है। जब तक उसे ये नहीं पता होगा तो वो अपना जो शिक्षण कार्य है वो अच्छे से नहीं करा पाएगा। उसने शिक्षण कार्य के लिए जिन विधियों का चुनाव करना है वो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसे तो यही नहीं पता ना कि कहाँ तक बच्चे पहुँचे हुए हैं और कहाँ से उनको आगे लेकर के जाना है। अब ऐसा करना जो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर क्लास में पहले दिन से शुरू से लेकर के पढ़ाएगा, नहीं, क्लास के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है ना। तो शिक्षक क्या करता है, जब प्रस्तावना प्रश्न उसके पास होते हैं, उनके आंसर्स आते हैं, तो वो उसे ये बताते हैं कि आपके स्टूडेंट्स को पहले से इतना पता है और आप उसको रेलेवेंट करके यानी पूर्व ज्ञान के साथ आज का जो नवीन ज्ञान आप देने जा रहे हो उसको जोड़ करके, उसका संबंध स्थापित करके फिर बच्चों को आगे बढ़ाते हो क्लास के अंदर।
अब ये जो प्रस्तावना प्रश्न है बच्चों आपके, वो आते हैं निदानात्मक मूल्यांकन में। मूल्यांकन के प्रकारों के अंतर्गत मैं सारा बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पढ़ाते हुए मुझे वहाँ से फिर से मैटर लेके आना पड़ रहा है। जिन बच्चों ने वो क्लास लगाई है उनको वो चीज़ अच्छे से समझ में आई हुई है। फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे जो आज पहली बार क्लास देख रहे हैं बच्चे, उनको भी सब कुछ समझ आना चाहिए। तो निदानात्मक मूल्यांकन क्या करता है? निदानात्मक मूल्यांकन हमारे लिए या एक शिक्षक के लिए पृष्ठभूमि तैयार करता है। इसके अंतर्गत बच्चे की विशेषताओं, गुणों, योग्यताओं, आवश्यकताओं के बारे में टीचर को पता चलता है। और मैंने आपको ये बताया था कि ये जो मूल्यांकन होता है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, ठीक है। ये सिर्फ रोज़मर्रा की लाइफ में, जैसे आप मेरे से अभी थोड़े दिन पहले अपने जूम पे पढ़ रहे थे जब, तो वहाँ क्या होता था कि मैं आपसे सवाल पूछती थी कि पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा, तो आप मुझे जो है मेरे सवालों का उत्तर देते थे। या फिर हम क्या करते थे, इन द लास्ट, जब हमारी क्लास खत्म हो जाती थी उसके बाद मैं आपसे प्रश्न पूछती थी ताकि मैं चेक करूँ, है ना, आपके अधिगम का मूल्यांकन करती थी साथ साथ। तो वो क्या है? वो है आपका निदानात्मक मूल्यांकन, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, मैं चेक करती हूँ कि मेरे बच्चों को और किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। अब जो मैं पहले करती थी, इवन यहाँ तक कि क्या मतलब क्लास होने से पहले, स्टार्ट होने से पहले पिछली क्लास का जो पूछना मैटर होता है वो होता है आपका कौन सा मूल्यांकन? निदानात्मक मूल्यांकन, ठीक है। और शिक्षण के दौरान, यानी क्लास में यहाँ पे खड़े हुए जो क्लास के दौरान मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी वो होगा आपका रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट। और उसके बाद शिक्षण के उपरांत, यानी मैंने जैसे कहा कि जूम की क्लास के लास्ट के 5 मिनट में आपसे क्वेश्चनिंग की जाती है, तो वो होता है शिक्षण उपरांत मूल्यांकन, और उसको क्या बोलते हैं? संकलनात्मक मूल्यांकन, ठीक है। उसको इंग्लिश में कहें तो समेटिव। अब आई बात समझ में, FA1, FA2, SA1, FA3, FA4, SA2, यही बताया ना मैंने अभी आपको। तो ये मूल्यांकन, अब जो मेरा पॉइंट था कि निरंतरता का सिद्धांत, तो बच्चों हम वापस उसी पे ही आते हैं। तो क्या होता है कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों का पूरा साल ही मूल्यांकन करता रहता है, कहीं पे भी नहीं रुकता। आपने ये चीज़ देखी हो, कहीं भी रुकता है क्या? वो नहीं रुकता। वो रोज़ क्लास में जाता है तब भी मूल्यांकन करता है, फिर जब पढ़ा चुका होता है, टेस्ट लेता है, तब भी मूल्यांकन होता है, फिर उसके बाद जब वो पेपर लेता है, यानी एग्ज़ाम्स की बारी आती है, और एग्ज़ाम भी साल में कितनी बार कंडक्ट किए जाते हैं, 20 मार्क्स वाले हैं, फिर उसके बाद 80 मार्क्स वाले हैं, असेसमेंट चलती रहती है ना बच्चों की पूरा साल। तो इसका मतलब क्या है? ये कौन से सिद्धांत की पालना हो रही है? ये है निरंतरता का सिद्धांत, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मूल्यांकन को टाइम टू टाइम किया जाना ज़रूरी है। अगर आप साल के लास्ट में ही मूल्यांकन करोगे तो इसका मतलब आप सुधार की कहाँ पे गुंजाइश रहेगी? साल तो खत्म हो गया, अब कोई सुधार ही नहीं हो सकता। तो आप क्या करें, जब इस निरंतरता को बनाए रखते हैं, जब आप साल में कई बार क्लास के दौरान, टेस्ट के दौरान, या फिर हम कह सकते हैं ये जो 20-80 मार्क्स वाले FA ऐसे होते हैं, इनके दौरान मूल्यांकन करते हैं, तो इसका मतलब आपको बच्चे के बारे में पता चलता रहता है, अपनी क्लास के बारे में पता चलता रहता है कि क्लास को किस चीज़ की आवश्यकता है। तो आप अपने टीचिंग मेथड्स को उनके अनुकूल ढाल सकते हो, उनको और अच्छे अच्छे तरीक़ों से पढ़ा सकते हो। एक तो ये बात होगी, और दूसरी चीज़ क्या है कि शिक्षक को भी अपना मूल्यांकन जो है उसका होता रहता है, उसको भी अपने टीचिंग की जो भी कमियां हैं उनके बारे में पता चलता रहता है। तो इसलिए इसे टाइम टू टाइम किया जाना जरूरी है, इसमें निरंतरता होनी ज़रूरी है। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो है हमारा तीसरा पॉइंट, वो कहता है मूल्यांकन हेतु उचित साधन एवं तकनीक अपनाने का सिद्धांत। ठीक है, मूल्यांकन करना है तो मूल्यांकन के लिए जो साधन अपनाना है, जो टेक्निक अपनानी है, वो कैसी होनी चाहिए? एकदम उचित होनी चाहिए। ठीक है, उचित क्यों होनी चाहिए बच्चों? देखो, अगर आपको किसी भी चीज़ को मेज़र करना है, इवैल्यूएशन करना है, असेसमेंट करनी है, तो इसका मतलब उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपके पास होनी चाहिए। उचित रिजल्ट चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो इसका मतलब जो मेथड है मेजरमेंट का वो भी सही होना चाहिए, इवैल्यूएशन करने का जो मेथड है वो भी उचित होना चाहिए। तो जो आप मापन, मूल्यांकन, असेसमेंट करने जा रहे हैं, उसके लिए आप जो भी साधन यूज़ करेंगे,
शैक्षिक जगत में एक शिक्षक अपने स्टूडेंट्स का मूल्यांकन और मूल्यांकन से पहले मापन करेगा और बाद में असेसमेंट करेगा, तो उसके लिए जो उसे साधन अपनाना है, जो उसे मीन अपनाना है, वो मीन्स कैसे होने चाहिए या वो टेक्निक कैसी होनी चाहिए, एकदम उचित होनी चाहिए, एकदम सटीक होनी चाहिए, जिससे जो हमारा लक्ष्य है क्या करना, इवैल्यूएशन करना या असेसमेंट तक पहुंचना, मापन से लेकर के जो असेसमेंट तक की प्रक्रिया है जिस पर्पज से की गई है उसका उचित रिजल्ट आ सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि साधन सही अपनाया जाए। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आज हमारा लक्ष्य है कि हमने शाम को क्या करना है, जयपुर पहुंचना है, ठीक है। अब मान लो रात तक मुझे जयपुर पहुंचना है, तो मैं क्या करूंगी, तो मुझे क्या करना है, जो मेरा साधन है जिससे मुझे वहां तक पहुंचना है, या टेक्निक भी कह लो, टेक्निक भी काम करती है ना, मेरा दिमाग चलाना पड़ेगा मुझे कि अच्छा मैं कैसा ऐसा कुछ काम करूं जिससे कि मैं रात तक वहां पहुंच जाऊं। तो जो मेरा साधन या जो मेरी टेक्निक्स मुझे या जो प्लान मुझे बनाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे उचित साधन की ज़रूरत है कि ऐसा कौन सा साधन है कि मैं ट्रेन से जाऊँ, मैं बस से जाऊँ, मैं कार से जाऊँ या कैसे जाऊँ। तो ये साधन ही होता है ना जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचा दे, वो साधन कहलाता है। तो इस प्रक्रिया में भी बच्चों ऐसा ही है, हमने असेसमेंट तक पहुंचना है, तो इस बीच इसको करने के लिए हमें जो टेक्निक अपनानी है या हमें जो साधन चाहिए वो एकदम उचित होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो चौथा सिद्धांत है वो है व्यापकता एवं संपूर्णता का सिद्धांत। व्यापकता एवं संपूर्णता का सिद्धांत। देखिए बच्चों, ये व्यापकता एवं संपूर्णता का सिद्धांत क्या कहता है। व्यापक मतलब किसी चीज़ का व्यापक यानी कि विशाल होना, ठीक है। संपूर्ण मतलब पूरा होना, ठीक है। कोई भी काम जब भी आप मापन मूल्यांकन असेसमेंट करें तो बीच में ना छोड़ें। मैंने पहले ही आपको बताया है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन सब की मेंटालिटी जो है वो अलग अलग होती है। पूरी क्लास में अगर 20 बच्चे हैं तो 20 के 20 बच्चे 20 टाइप के बच्चे आपको दिखाई देंगे। कोई भी 2 बच्चे एक जैसे नहीं होते, जुड़वा भी एक जैसे नहीं होते। आपने अगर आधी प्रोसेस करी और आधी के बाद आप पीछे आ गए तो उसके बाद आपको सारा काम शुरू से ही करना पड़ेगा। अब जैसे हम किसी चीज़ को चेक करते हैं, ठीक है, बच्चे की किसी भी प्रॉब्लम का आप मेजरमेंट कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं या आकलन कर रहे हैं, तो बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना कि बच्चे की जो सोच है, बच्चे का जो बिहेवियर है वो किसी भी टाइम पे चेंज हो सकता है, फिक्स तो नहीं है ना। जो बच्चा पिछड़ा बालक कहलाता है, सामाजिक रूप से वंचित बालक कहलाता है, समस्याग्रस्त बालक कहलाता है, कुसमायोजित बालक कहलाता है, साल के शुरू में हमें लगा और हमने उसका जो है मापन मूल्यांकन आकलन करना, असेसमेंट करना शुरू कर दिया और बीच में ही जो है वो किया और पूरा साल ये चलता रहा, तो क्या बताओ पूरा बच्चा जो पूरे साल है क्या वो वैसा ही उसका बिहेवियर रहेगा? क्या वो सही नहीं हो सकता? भाई अगर आप सारा साल उसका यूं ही रुक रुक करके ये सभी करते रहोगे, समस्या का ही पता लगाते रहोगे, तो निदान कब करोगे उसका? जब अगली कक्षा में चला जाएगा? नहीं, फिर आप सही नहीं हो। व्यापकता और संपूर्णता का मतलब जो काम हमने स्टार्ट किया है उस पर पूरा फोकस करके उसको खत्म करना है और अपनी सोच को कैसा रखना है, अपनी सोच को व्यापक रखना है। एक शिक्षक को वैसे भी अपनी सोच को व्यापक रखना चाहिए। कई बार मैंने लाइफ में अपने टीचर्स देखे हैं, वो क्या करते हैं, किसी और टीचर ने कह दिया कि ये बच्चा ऐसा है, तो वो भी अपनी धारणा वैसी बना लेते हैं कि हाँ ठीक है, ये बच्चा बिल्कुल ऐसे ही है, नालायक है, बिल्कुल ही इसको बिल्कुल मैनर्स नहीं है, बल्कि उनका खुद का पाला तो कभी पढ़ा ही नहीं होता बच्चे से, ऐसा बच्चे ने कभी उनके साथ गलत नहीं किया होता। तो कभी भी एक शिक्षक होने के नाते या एक आइडियल टीचर होने के नाते बच्चों आपको अपनी मेंटालिटी को ऐसे फिक्स नहीं करना। हो सकता है सर्कमस्टांसिस उस टीचर के साथ कुछ अलग होंगे और आपके साथ उस बच्चे के सर्कमस्टांसिस कुछ अलग अलग है, तो आपने क्या करना है, आपने अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है किसी भी बच्चे के बारे में और कभी भी भ्रांति नहीं पालनी चाहिए किसी भी बच्चे के बारे में। हमेशा आप पहले उसको चेक करो कि अगर वो बच्चा कुछ गलत भी कर रहा है ना तो उसका कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। बिना रीज़न बच्चा आपके साथ गलत बिहेव भी नहीं करेगा, कोई ना कोई कारण होगा, कारण जानने की कोशिश तो करो। और हमें क्या होना चाहिए, एक शिक्षक को हमेशा क्या होना चाहिए, एकदम व्यापक सोच वाला होना चाहिए, नैरो माइंडेड नहीं होना चाहिए कि किसी ने कह दिया तो हमने भी मान लिया। नहीं, आप चेक करो, इवैल्यूएशन करो, और यही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि आप चेक करो मतलब मापन करो, फिर इवैल्यूएशन करो, मापन के बाद मूल्यांकन करो और फिर उसके बाद में असेसमेंट तक पहुँचो। क्योंकि असेसमेंट क्या है बच्चों, असेसमेंट है राय बनाना, किसी के बारे में निर्धारण करना, लास्ट कंक्लूजन निकालना,
ठीक है, तो आपने भी अपने जीवन में ऐसा ही शिक्षक बनना है। तो व्यापकता और संपूर्णता का सिद्धांत भी एक ऐसी बात है जिसको कि जब हम मूल्यांकन या आकलन करें तो उसे याद रखा जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मापन एवं साध्य न मानकर साधन मानने का सिद्धांत। तो मैंने यहाँ क्या लिखा बच्चों कि हमने मापन और मूल्यांकन को साध्य नहीं मानना है, साधन मानना है। अब इसे ध्यान से समझना, साध्य क्या होता है और साधन क्या होता है। देखिए, साध्य मतलब हमने जहाँ तक पहुँचना है, यानी जिसको साधना है, यानी जो हमारा लक्ष्य है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? आकलन तक पहुँचना। तो हमने मापन और मूल्यांकन को इसका साधन मानना है, ना कि साध्य मान करके चलना है। यानी ये हमारा टारगेट नहीं है मापन और मूल्यांकन करना। हमारा टारगेट क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है? आकलन करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये मापन मूल्यांकन इसके क्या है? इसके साधन हैं। जैसे हमें शहर से बाहर जाना है तो हम क्या करते हैं, हम किसी साधन का यूज़ करते हैं ना, कि रात तक कहीं पहुँचना है तो कैसे पहुँचेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, किसी मीन्स ऑफ ट्रेवल हमें चाहिए, या वहाँ तक हमें पहुँचना है तो हमें एक साधन चाहिए जिससे कि हम वहाँ तक पहुँच जाएं। तो ये क्या है, ये आकलन तक पहुँचने के साधन हैं। इनका प्रयोग करके, जैसे कि हम बार बार बात करते हैं कि पहले मापन करो, मूल्यांकन करो और उसके बाद आकलन करो, तो इसका मतलब क्या है कि इनको साधन के रूप में अपना लो और फिर कहाँ तक पहुँचो, फिर पहुँचो इस असेसमेंट तक या आकलन तक। क्योंकि आकलन पर पहुंचने पे ही हम क्या करते हैं, हम राय बनाते हैं, हम निर्धारण करते हैं, हम जो है अपना फाइनल डिसीजन बताते हैं कि ये स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम जो है इस वजह से आई है, या फिर ये स्टूडेंट जो है, अगर उसके इंटेलिजेंसी को चेक कर रहे हो तो आप यहाँ पे डिसाइड कर लेते हो कि वो बच्चा किस प्रकार का बच्चा है, उसकी बुद्धि किस स्केल वाली बुद्धि है। वो बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट में आता है, यानी कि प्रतिभाशाली बालक है, या फिर वो बच्चा एक सामान्य बालक है, या फिर मंद बुद्धि बालक है, तो हम वहाँ पे डिसाइड करते हैं। तो असेसमेंट करना मतलब राय बनाना, निर्धारण करना, एक फाइनल डिसीजन तक पहुँचना। तो मापन मूल्यांकन की क्या ले एक शिक्षक मदद ले, इनको केवल साधन तक पहुँचाने का, साध्य तक पहुँचाने का ये एक साधन है। यहाँ पर अपनी जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको रोक के ले। ठीक है, तो हमने क्या करना है, एक शिक्षक को, यानी हमने मतलब एक शिक्षक को, हम भी क्या है, शिक्षक हैं, तो मापन और मूल्यांकन को दोनों को क्या मानना है, साधन मानना है, साध्य नहीं मानना। साध्य क्या है, टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है, असेसमेंट। उसके बाद जो लास्ट बिंदु है मेरे पास, वो है परिवर्तन एवं सुधार का सिद्धांत, और ये मेरा फेवरेट है। अब इसके बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ। एक तो बात ये होती है कि जब भी हम बच्चे का मापन मूल्यांकन करते हैं, उसकी असेसमेंट करते हैं, तो वहाँ पे हम खुद की भी असेसमेंट कर रहे होते हैं, अपनी टीचिंग का एवोल्यूशन भी कर रहे होते हैं। आप बच्चे के अधिगम का आकलन कर रहे हो, तो बच्चे के अधिगम के आकलन के दौरान आपकी टीचिंग का आकलन भी हो रहा है, ये मान करके चलिए, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके जो मार्क्स हैं बच्चों, आपका जो परफॉर्मेंस रहती है, वो कहीं ना कहीं मेरी टीचिंग की भी जो परफॉर्मेंस है, मेरी खुद की जो परफॉर्मेंस है, उसका इवैल्यूएशन करती है, उसको कसौटी पर रखती है कि मैंने कैसा पढ़ाया और मेरे स्टूडेंट ने कैसा रिस्पॉन्स दिया एग्ज़ाम्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम बच्चे का मापन या मूल्यांकन करेंगे तो हमें क्या करना है, जब इन बातों का ध्यान रखना है, और उससे जो रिज़ल्ट आएगा लास्ट में, इन 5 बिंदुओं के दौरान जो रिज़ल्ट हमारे सामने आएगा, तो वहाँ पे जो मेरी टीचिंग का भी इवैल्यूएशन हो जाएगा आपकी असेसमेंट के साथ, तो वहाँ पे अगर मेरी टीचिंग में मुझे कुछ परिवर्तन या सुधार लाने की ज़रूरत है तो मुझे वो लानी चाहिए। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ये परिवर्तन एवं सुधार का नियम कहाँ पे, सिद्धांत कहाँ पे लागू होगा, मेरी टीचिंग पे लागू होगा। तो शिक्षक को क्या करना है, इसके दौरान अपनी टीचिंग में जो बदलाव लाने चाहिए, उसको लगता है ये कंक्लूज़न निकला है, ये असेसमेंट हुई है बच्चे की, तो उस बच्चे की असेसमेंट में उसने खुद की टीचिंग की असेसमेंट भी कर ली कि अगर शिक्षक ऐसा करता, अगर मैं इस टीचिंग मेथड को चेंज करके दूसरे टीचिंग मेथड से पढ़ाता तो शायद ये जो असेसमेंट आई है वो ज़्यादा बेटर हो सकती थी। तो अब वो क्या करेगा, खुद में परिवर्तन लेके आएगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये होगी।
फिर दूसरी चीज़ क्या है, एक तो एक्सपेक्ट ये हो गया इसका कि ये मेरे साथ जुड़ा हुआ है, एक शिक्षक के साथ जुड़ा हुआ है परिवर्तन एवं सुधार का नियम, यानी कि ये सिद्धांत, ये नियम मेरे पे लागू होता है, मुझे परिवर्तन लाना चाहिए या मुझे सुधार लाना चाहिए टीचिंग में, तो मुझे लाना चाहिए। क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं तो बालक क्या है, सर्वोपरि है, केंद्र में बालक है। हम क्या हैं, हम केवल और केवल उसके सेवक हैं। शिक्षक को हमेशा अपने स्टूडेंट का सेवक ही बनना चाहिए। सेवक बनना मतलब ये नहीं है कि उसके पैर दबाने हैं जाकर के आपने, ऐसा नहीं है। सेवक मतलब उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, उसे ज्ञान की ज़रूरत है, तो ज्ञान आपने उसको देने का जो आपका काम है वो पूरे भरोसे के साथ करना है, पूरी ईमानदारी से करना है। अगर आपको इस प्रोसेस में अपने किसी मेथड को चेंज भी करना पड़े तो आपको करना चाहिए, लेकिन जो चीज़ आपके पास है, आपके पास है नॉलेज और आपने अपने स्टूडेंट को वो नॉलेज देनी है, तो उसके लिए अगर किसी टीचिंग मेथड में आपके बदलाव की ज़रूरत है वो आपको लानी चाहिए। दूसरी बात, परिवर्तन एवं सुधार क्या कहता है कि अगर हमें व्यवस्था में सुधार लाने की ज़रूरत है तो वो भी लाना चाहिए। व्यवस्था कैसे, जो स्कूल का एटमॉस्फेयर है अगर उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है तो हमें वो भी लाना चाहिए। ये तो हो गई क्लास की बात, क्लास में हमें टीचिंग के दौरान कौन सा सुधार लाना है तो मैंने पहले नंबर पे बता दिया। और अगर व्यवस्था में यानी कक्षा की जो व्यवस्था है उसमें कुछ चेंजेस लाने पर हमारी जो बच्चों की असेसमेंट है उस पर कोई फ़र्क दिखाई देता है, उसमें कोई परिवर्तन दिखाई देता है, या उसको कुछ चेंज करने से बच्चों की असेसमेंट अच्छी हो जाती है, तो हमें इससे पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें ऐसा भी करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें इस तरह से काम करती हैं। परिवर्तन एवं सुधार का सिद्धांत ये कहता है कि हमें चेंज होने के लिए, हमें सुधार करने के लिए हर जगह पर तैयार रहना चाहिए। अब ये जो हमने 6 पॉइंट पढ़े हैं बच्चों, ये किस पे लागू होते हैं, इन बातों का ध्यान, सिद्धांत तो क्या बोले मैंने, मतलब किन बातों का ध्यान रखना है, तो मापन, मूल्यांकन और आकलन के दौरान इन बातों का ध्यान या इन सिद्धांतों की पालना किससे करनी है, मुझे करनी है, आपको करनी है, मतलब शिक्षक को करनी है। ठीक है, तो शिक्षक को क्या करना है, इन सब बातों का ध्यान रखना है मापन, मूल्यांकन और आकलन की जो प्रोसेस है उसके दौरान। एक चीज़ तो ये क्लियर है, ठीक है। और एक शिक्षक जो है जब तक कह रही हूँ कि जब तक वो असेसमेंट नहीं करेगा तब तक वो अपनी टीचिंग का मूल्यांकन या असेसमेंट नहीं कर सकता। उसको अपनी टीचिंग के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा जब तक वो अपने स्टूडेंट्स का स्टूडेंट का जो इवोल्यूशन है या असेसमेंट है वो नहीं करेगा। अगर आपको जानना है कि आपकी टीचिंग कैसी है तो ये ज़रूरी है कि आप टाइम टू टाइम इस मूल्यांकन की प्रक्रिया, इस आकलन की प्रक्रिया का हिस्सा बने और ये करें और पूरी ईमानदारी से करें और इन सब बातों का ध्यान रखते हुए, इन सब सिद्धांतों की पालना करते हुए करें। तो बच्चों, ये हो गए हमारे मूल्यांकन या फिर आकलन के सिद्धांत, जो कि सेम ही है। परीक्षा में कुछ भी आए आपने इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के चलना है। यहाँ पे हमने बहुत प्रयास किया आपको अच्छे से समझाने का। अगर अभी भी कुछ ऐसी कन्फ्यूज़न हो जो आपको लगे कि अभी ये पॉइंट नहीं समझ में आया है, तब आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।